नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं मधु बाजपेयी, आपकी शिक्षिका, प्रधान अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय परसादी खेड़ा से। आज मैं आपके सामने एक नया पाठ लेके आई हूँ। इस पाठ में आप बच्चों वीर सैनिकों के जीवन से परिचित होंगे। हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं उनसे, उनके क्रियाकलापों से आपको परिचित कराया जाएगा और आपको परिचित कराया जाएगा कि हमारे देश के सैनिक किन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना कार्य करते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते होंगे, आपके घर परिवार से और आपके आस पड़ोस से जानने वाले बहुत से लोग सेना में कार्य करते होंगे। डिफेंस में, जिसको हम लोग कहते हैं, डिफेंस में कार्य करते होंगे। तो ये कार्य बहुत सम्मानजनक माना जाता है बच्चों। हम लोग सभी जो आम जनता है, हम लोग सैनिकों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और इस कार्य को बहुत सम्मानजनक कार्य माना जाता है। लेकिन इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए सैनिकों को बहुत त्याग करना पड़ता है। जानते हैं, हम जन सामान्य जब अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाते हैं, बहुत से उत्सव मनाते हैं, लेकिन उस समय हमारे सैनिक हमारी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा में अपने जीवन का बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सैनिकों का अधिकांश जीवन देश सेवा में ही व्यतीत हो जाता है। प्रस्तुत कविता का नाम है वीरों का कैसा हो बसंत। इसमें बसंत के माध्यम से वीरों के पराक्रम का वर्णन किया गया है। इस कविता की रचयिता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग कि इस कविता की जो कवयित्री हैं उनके जीवन के संबंध में हम कुछ जानकारियां लेते हैं। बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 ईस्वी को प्रयागराज के निहालपुर नामक ग्राम में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला सत्याग्रही होने का गौरव भी प्राप्त है। मुकुल इनकी कालजयी रचना है। कालजयी रचना मतलब बच्चों, हर काल में जो रचना उपयोगी हो उसको कालजयी रचना कहते हैं। तो मुकुल इनकी एक ऐसी ही रचना है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा, ये आपकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें प्रतिष्ठित सेक्सरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इन्होंने 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में भी अपना राजनीतिक योगदान दिया है। इनका निधन 15 फरवरी 1948 को हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, आप लोग अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 20 पर कविता खोलिए, पाठ 3, वीरों का कैसा हो बसंत, और मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। बच्चों, इसमें बहुत से नए शब्द आपके लिए आए हैं, जैसे उदधि। उदधि का अर्थ होता है समुद्र। ठीक है, आप लोग इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे। उदधि का मतलब होता है समुद्र। प्राची मतलब पूर्व दिशा। प्राची माने होता है पूर्व दिशा। भू कहते हैं पृथ्वी को। नभ माने होता है आकाश। अपार माने अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई पार ना पा सके। दिग माने होता है दिशा, और दिगंत माने दिशाओं का छोर, जहाँ पे किसी दिशा का अंत हो उसको कहते हैं दिगंत। तो बच्चों, ये कठिन शब्द हैं जो आपको अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखने हैं। आइए आगे देखते हैं इस कविता के इस अंश का भावार्थ। वीरों का कैसा हो वसंत। कवयित्री ने एक प्रश्न रखा है
कि वसंत ऋतु है, लेकिन वीरों के लिए वसंत कैसा होना चाहिए। आ रही हिमाचल से पुकार है, उदधि गरजता बार बार। हिमाचल बच्चों, हिमाचल एक प्रदेश है जो हमारे देश की उत्तरी सीमा पर स्थित है और पूरा पहाड़ों से ढका हुआ वो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। यानी हिमाचल का मतलब यहाँ पर हो गया उत्तरी सीमा, देश की उत्तरी सीमा। और उदधि अर्थात समुद्र हमारे देश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। तो ये उत्तर और दक्षिण दोनों सीमाओं की तरफ कवयित्री का इशारा है कि हिमाचल से, उत्तरी सीमा से भी पुकार आ रही है और दक्षिणी सीमा से भी पुकार आ रही है। किसके लिए? सैनिकों के लिए। जिस समय देश में वसंत का उत्सव हो रहा है, वसंत ऋतु का सौंदर्य बिखरा हुआ है, जन सामान्य राग रंग में डूबा हुआ है, इसी समय हमारे वीर सैनिकों के लिए हिमाचल अर्थात देश की उत्तरी सीमा से और देश की दक्षिणी सीमा से भी पुकार आ रही है। किस लिए और कहाँ कहाँ से? और देखिए, प्राची पश्चिम भू नभ अपार। प्राची अर्थात पूर्व दिशा से, पश्चिम अर्थात पश्चिम दिशा से, भू अर्थात पृथ्वी से, और नभ, नभ अपार अर्थात अनंत आकाश से भी किसकी पुकार आ रही है? सैनिकों के लिए पुकार आ रही है। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। सभी दिशाएं, दिशाओं के छोर, सभी तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि आखिर जिस समय बसंत का राग रंग बिखरा हुआ है, उस समय वीरों के लिए क्या होना चाहिए, उनका वसंत कैसा होना चाहिए। अर्थात उनको देश की रक्षा में संलग्न रहना चाहिए या बसंत के राग रंग में डूब जाना चाहिए। वीरों का कैसा बसंत होना चाहिए। अब आगे देखिए कवित्री क्या बताती हैं, इस कविता में क्या कह रही हैं। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। बच्चों, इसके कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे मधु, मधु माने होता है शहद। अनंग, अनंग कहते हैं कामदेव को, सुंदरता के देवता होते हैं, सौंदर्य के देवता कामदेव। वसु, वसु सूर्य का नाम है। वसुधा पृथ्वी है, वसुधा माने पृथ्वी, पुलकित माने प्रसन्न, और कंत माने पति या प्रिय व्यक्ति। बच्चों, कविता के इस अंश का अर्थ देखेंगे हम। फूली सरसों ने दिया रंग। इस अंश में कवित्री ने वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है कि वसंत ऋतु में मौसम कैसा होता है, हमारी पृथ्वी का रूप रंग कैसा हो जाता है और हम लोग क्या क्या करते हैं। तो बसंत ऋतु में सरसों फूली रहती है। यही मौसम होता है जब सरसों में फूल आते हैं, चारों तरफ पीला फूल बिखरा रहता है। मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। कामदेव अर्थात सौंदर्य के देवता ने चारों ओर पृथ्वी पर अपना रंग और अपना सुगंध बिखराया हुआ है। वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, क्योंकि बसंत ऋतु में चारों तरफ फूल खिले रहते हैं, अच्छा सा मौसम होता है, तो पूरी वसुधा पृथ्वी, पूरी पृथ्वी जो है पुलकित होती है, खुश होती है। जनता बसंत का उत्सव मनाती है। सभी तरफ सौंदर्य और बसंत का उत्सव फैला हुआ है। सब तरफ बाग बगीचे फूल सभी अपनी छटा बिखेर रहे हैं और पूरी पृथ्वी सौंदर्य से भरी हुई है। सूर्य से लेकर पृथ्वी तक अर्थात आकाश से लेकर पृथ्वी तक सब कुछ अच्छा होता है, सुंदर होता है। लेकिन इस राग रंग के बीच भी जो वीर योद्धा हैं, हमारे वीर सैनिक हैं, वो किस वेश में हैं? वो राग रंग के वेश में नहीं है बच्चों। वो किस वेश में है? वीर वेश में है। अर्थात वो वीर वेश में सजे हुए अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए तैयार हैं। अर्थात राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर करना ही उनका बसंतोत्सव है।
तो देखते हैं बच्चों, इस कविता में कवित्री ने कितने अच्छे से समझाया हुआ है आपको कि हमारे वीर सैनिक कितनी कठिनाइयों और कितने त्याग के साथ हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। आइए अगले भाग पर चलते हैं। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। बच्चों, इस भाग में भी कवित्री ने कुछ वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है और वीरों के त्याग का वर्णन किया है। इसके कठिन शब्द जो हैं वो इस प्रकार हैं। कोकिला, कोकिला माने कोयल। मारू बाजा, ये एक प्रकार का बाजा होता है जो युद्ध में बजाया जाता है, वाद्य यंत्र होता है ये, इसको युद्ध के समय बजाया जाता है। रण, रण माने युद्ध। विधान, विधान माने तैयारी। आदि, आदि माने आरंभ। और अंत माने समाप्ति। ये आदि अंत आपकी कविता में एक साथ आया है बच्चों। तो देखिए इसमें कवित्री क्या कह रही हैं। भर रही कोकिला इधर तान। एक ओर तो वसंत ऋतु के प्रभाव से कोयल अपने मीठे गीत सुना रही है। बच्चों, आपने सुना होगा कोयल हमेशा वसंत ऋतु में बहुत खुश होकर आवाज़ करती है, बोलती है। तो बसंत ऋतु जब आती है तभी कोयल हमारे देश में आती है। सर्दियों में हमारे देश से बाहर चली जाती है और हमें अक्सर सर्दियों में कोयल की आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो बसंत ऋतु आ गई है और कोयल बोल रही है। एक तरफ बसंत ऋतु के प्रभाव से अपने मीठे गीत सुना रही है और दूसरी ओर युद्ध घोष हो रहा है और मारू बाजे की आवाज़ आ रही है। अर्थात जब जन सामान्य में बसंत का आकर्षण है, वो बसंत का उत्सव मना रहे हैं, उसी समय हमारे वीर सैनिकों को युद्ध का घोष सुनाई दे रहा है। अर्थात युद्ध के लिए प्रयाण करने के लिए उनको तैयार होना हो रहा है और वो युद्ध की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मतलब आपने देखा बच्चों कि कवित्री ने ये समझाने का प्रयत्न यहाँ पर किया है कि जो वीर सैनिक हैं हमारे, उनके लिए उत्सव, राग, रंग, इन सब का कोई महत्व नहीं है। उनके लिए अपने देश की रक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और वो उसी की ओर आकर्षित होते हैं। राग रंग अर्थात उत्सव और युद्ध दोनों की तैयारी एक साथ हो रही है। जहाँ जन सामान्य के लिए उत्सव का समय है, वहीं वीर सैनिकों के लिए उनका युद्ध ही, उनका जो देश के लिए युद्ध करने जा रहे हैं वही उनके लिए उत्सव है। जहाँ एक और प्रकृति नई कोपलों के साथ जीवन का प्रारंभ कर रही है। नई कोपलों के साथ बच्चों आपने देखा होगा बसंत ऋतु में भी ही पौधों में नई कोपलें आती हैं, नई पत्तियां और फूल आते हैं। तो प्रकृति में तो आरंभ हो रहा है, नई कोपलों के साथ नए जीवन का प्रारंभ हो रहा है, प्रकृति नए जीवन का प्रारंभ कर रही है। लेकिन वहीं पर सैनिक अपने देश की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत हैं, अर्थात अपने जीवन का दान देने के लिए प्रस्तुत हैं, अपने जीवन का अंत कर जाने के लिए प्रस्तुत हैं ताकि उनके देश की रक्षा हो सके। इस अवसर पर कवयित्री कल्पना करती हैं कि इस प्रकार समाज में हमारे सामने आदि और अंत, जीवन का प्रारंभ और जीवन का अंत एक साथ मिलने आए हैं। लेकिन वीरों के लिए वसंत कैसा, जीवन का प्रारंभ कैसा, उनके लिए राग रंग वसंतोत्सव कुछ महत्व नहीं रखता है। उनके लिए बसंत कैसा, उनके लिए तो राष्ट्र की रक्षा में लगे रहना ही उनका उत्सव है, उनके जीवन का उद्देश्य है। तो बच्चों, ये आपने कविता का आधा भाग पढ़ा अभी, और इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं आपको। तो पहला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत। ये कविता में कौन कौन पूछ रहा है, कौन कौन कवयित्री से प्रश्न कर रहा है, या किसके तरफ से कवयित्री प्रश्न कर रही हैं कि वीरों के लिए बसंत कैसा हो।
तो ये देश की सीमाएं पूछ रही हैं, 10 दिशाएं पूछ रही हैं, समुद्र, पृथ्वी, आकाश और दिशाओं के छोर, दिगंत जिसको आपने पढ़ा था अभी, सभी पूछ रहे हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। कंत किस वेश में है बच्चों? आपने पढ़ा था है किंतु वीर वेश में किंतु कंत। तो कंत किस वेश में है? कंत वीर वेश में है। कंत मतलब पति, पति या प्रिय व्यक्ति, या यहाँ पर सैनिकों के लिए ये शब्द आया है कंत शब्द, कि कंत किस वेश में है, वीर सैनिक हमारे किस वेश में सजे हुए हैं? वीर वेश में सजे हुए हैं। बच्चों आगे आपका भाषा की बात की गई है। पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके कई अर्थ होते हैं, या एक किसी शब्द के लिए कई शब्द प्रयोग कर सकते हैं, हम इनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आपके लिए एक प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों ये जो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये सब आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो कुछ शब्द हैं जिनके पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। पहला शब्द है उदधि। उदधि का मतलब होता है समुद्र। अभी आपको पढ़ाया था, शब्दार्थ में भी बताया था। उदधि मतलब होता है समुद्र। और समुद्र को हम और क्या क्या कहते हैं? समुद्र को हम सागर भी कहते हैं, पयोधि भी कहते हैं, वारिधि भी कहते हैं और जलधि भी कहते हैं। तो ये जो एक ही शब्द के लिए कई कई शब्द आते हैं, इनको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो उदधि के पर्यायवाची हैं सागर, पयोधि, वारिधि, जलधि। ये सब बच्चों आपको याद भी करना है साथ साथ। दूसरा शब्द है भू। भू कहते हैं भूमि को, पृथ्वी को। तो भू के लिए जो और दूसरे शब्द हम प्रयोग करते हैं वो है पृथ्वी, धरा, भूमि, वसुधा। आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो भू के पर्यायवाची हैं पृथ्वी, धरा, भूमि, वसुधा। अगला शब्द है आपके लिए नभ। नभ कहते हैं आकाश को। और आकाश के लिए अन्य शब्द जो प्रयुक्त होते हैं गगन, अंबर, आसमान, ये शब्द हैं। तो नभ के पर्यायवाची आपके हो गए आकाश, गगन, अंबर, आसमान। अगला शब्द है मधु। मधु शब्द के भी कई अर्थ होते हैं, या कई शब्द इस शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे शहद, रसा, कुसुमासव और सुधा। तो ये सब हमारे मधु के पर्यायवाची हैं, शहद, रसा, कुसुमासव और सुधा। बच्चों कविता के इस अंश में हमने देखा कि वीर योद्धा को समुद्र, पृथ्वी और आकाश सभी पुकार रहे हैं। यहाँ पर समुद्र, पृथ्वी और आकाश से तात्पर्य है हमारे देश की तीनों सेनाओं से। हमारे देश की तीनों सेनाएं, जो जल सेना अर्थात जो समुद्री सीमा पर सुरक्षा में संलग्न है, थल सेना जो हमारी धरातलीय सीमाएं जो हैं, पृथ्वी की जो सीमाएं हैं हमारे देश की, उनकी सुरक्षा करती है, और नभ अर्थात वायु सेना जो हमारे देश की वायवीय सीमाओं की सुरक्षा करती है। हमारे देश में 3 तरह की सीमाएं हैं और तीनों तरह की सीमाएं सैनिकों से सुरक्षित हैं, और 3 तरह के सैनिक हैं जिनका मतलब जिनके लिए इस कविता में बताया गया है। तो बच्चों हमने देखा कि हमारी तीनों सेनाएं जो हैं उनके अपने अपने कार्य क्षेत्रों के अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग रोमांच हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं जिनमें वो कार्य करते हैं, और हर कार्य क्षेत्र की अपनी अपनी अलग अलग कठिनाइयाँ भी हैं। जो कठिनाइयाँ हमारे थल सैनिक जिनका सामना करते हैं, उनसे कुछ अलग कठिनाइयाँ हमारे जल सेना के जो सैनिक होते हैं वो करते हैं, और उनसे कुछ अलग तरह की कठिनाइयों का सामना हमारे वायु सैनिक करते हैं। सबके अपने अपने कार्य क्षेत्रों में अलग अलग तरह की कठिनाइयाँ होती हैं, और अलग अलग तरह की चुनौतियों का भी सामना सभी करते हैं। लेकिन इन अलग अलग चुनौतियों, अलग अलग कठिनाइयों और अलग अलग रोमांच के होते हुए भी
इन तीनों सेनाओं का एक ही उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य है हमारे देश की रक्षा करना, हमारे देश को बाहरी शत्रुओं से बचाए रखना। और आपको पता होगा बच्चों कि हमारे सैनिक देश के अंदर भी अगर कोई आपदाएं आती हैं, कोई किसी तरह की समस्या आती है, तो उसका भी सामना आगे बढ़ के हमारे देश के सैनिक ही करते हैं। वही हमको चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों, चाहे किसी और तरह की परेशानियां हों, अक्सर कहीं दंगे हो जाते हैं, कहीं कोई ऐसी समस्या आ जाती है समाज में, तो या बाढ़ आ गई या फिर भूकंप आ गया, तो यही सैनिक, हमारे सैनिक ही हमको उनसे सुरक्षित करते हैं और हमें ऐसी जगहों से निकाल कर बाहर लाते हैं। तो हमारे सैनिकों के समक्ष बच्चों बहुत सी चुनौतियां हैं और बहुत से कार्य, चुनौतीपूर्ण कार्य हैं जो वो हमेशा करते रहते हैं। इस सब के होते हुए भी, इतनी चुनौतियां होते हुए भी, तीनों सेनाएं हमारे देश की जो हैं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं का एक उद्देश्य है, एक कॉमन उद्देश्य जिसको कहते हैं, एक सामान्य उद्देश्य क्या है? हमारे देश की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करना और आंतरिक जो चुनौतियां हैं उनसे भी रक्षा करना। देश की रक्षा करना इन तीनों सेनाओं का एकमात्र उद्देश्य होता है। अब बच्चों आपके लिए कुछ गृह कार्य है। एक तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों कि एक वीर सैनिक जो है वो सारी सुविधाओं को त्याग कर, चाहे वो जल सेना का सैनिक हो, थल सेना का सैनिक हो या वायु सेना का हो, तीनों तरह के सैनिक जो होते हैं अपनी सुख सुविधाओं को त्याग देते हैं। बच्चों आपको पता होगा, अगर आपके आसपास क्षेत्र में या आपके किसी रिलेशन में, आपके संबंधियों में, आपके मित्र के यहाँ कोई सैनिक होगा तो आप देखते होंगे कि वह अक्सर अपने घर के उत्सवों में शामिल नहीं हो पाते हैं। घर के उत्सवों के समय भी वो दूर रहते हैं, त्योहारों में नहीं आ पाते हैं और बहुत सी कठिनाइयाँ उनको होती हैं। और जिस सुख सुविधा में हम लोग यहाँ रह रहे हैं बच्चों, वो सुख सुविधाएं उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं होती हैं। इन सब के होते हुए भी हमारे जो सैनिक हैं वो हमेशा अपनी देश की रक्षा में सन्नद्ध रहते हैं, मतलब तत्पर रहते हैं, हमेशा अपने देश की रक्षा में लगे रहते हैं। कभी इस चीज़ का कभी कोई शिकायत उनको नहीं होती है कि वो विभिन्न उत्सवों से, विभिन्न त्योहारों से बाहर रह जाते हैं, अपने परिवार वालों के साथ नहीं आ पाते हैं। और हर सैनिक की बच्चों, चाहे वो जल सेना है तो उसको महीनों महीनों तक समुद्र में रहने की एक चुनौती होती है, उस चुनौती का वो सामना करते हैं। वायु सेना के जो सैनिक होते हैं उनकी अपनी अलग चुनौतियां होती है, वायु सेना में रहकर वो अलग तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। और जो हमारे थल सेना के सैनिक हैं उनकी अपनी अलग चुनौतियां होती हैं। वो कभी पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ के बीच में, जहाँ पर -17 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर होता है बच्चों, आप सोच सकते हैं कि हम लोग इस जहाँ रहते हैं मैदानी इलाकों में, वहाँ 8-10 डिग्री तक जो तापमान होता है उसमें भी हमको बहुत ठंड लगती है और हम बहुत सर्दी से परेशान होते हैं। लेकिन हमारे सैनिक दुर्गम बर्फ़ से घिरी पहाड़ियों में -30 डिग्री से नीचे टेम्परेचर में रहते हैं और वहाँ पर तत्पर रहते हैं अपने देश की सीमा की सुरक्षा करने में और उन कठिनाइयों का सामना करते हैं। लेकिन कभी भी वो अपने कर्तव्य से हटते नहीं हैं, पीछे नहीं जाते हैं। तो बच्चों हम इन परिस्थितियों में देखते हैं कि एक सैनिक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो आपके लिए बच्चों गृह कार्य यह है, पहला गृह कार्य, कि एक जो वीर सैनिक है जो सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके देश की रक्षा में सन्नद्ध रहता है, जो दुर्गम बर्फ से घिरी पहाड़ियां हैं उन पर किसी सैनिक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, ये सोच कर लिखिए। आपको मैंने बताया ना कि हम लोग इस वातावरण में, जो मैदानी इलाके हैं, इनमें रहते हुए ठंड से परेशान होते हैं और दुर्गम बर्फ की पहाड़ियों में जो सैनिक होते होंगे जहाँ
टेम्परेचर होता है माइनस में, वहाँ पर कितनी परेशानी उनको होती होगी और उसका सामना वो किस तरह से करते होंगे। इन चीज़ों को आपको अपने मन से सोच के लिखना है। इसके लिए आप अपने घर में अपने बड़ों का सहयोग ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, अपने शिक्षकों का मार्गदर्शन ले सकते हैं, और इसके साथ साथ दीक्षा ऐप जो आपके पास है मोबाइल में, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है बच्चों एक प्रश्न और है आपके लिए कि अपने आसपास किसी सैनिक, ये आपकी पुस्तक में दिया हुआ है प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, अपने आसपास किसी सैनिक से मिलकर उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे अपने शब्दों में लिखें। तो बच्चों आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सेना में कार्य करते होंगे, सैनिक होंगे। आपके सगे संबंधियों में बहुत लोग हो सकते हैं, कुछ लोग आपके दोस्तों में भी हो सकते हैं, उनके परिवार में हो सकते हैं, या आपके आस पड़ोस हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलिए, उनका जो कार्यक्षेत्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, वो किस तरह से कार्य करते हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करिए, उनसे पूछिए। आपने अक्सर देखा होगा टीवी पर कि लोग इंटरव्यू लेते हैं, उस तरह का इंटरव्यू आपको करना है, उनसे प्रश्न पूछने हैं। कुछ प्रश्न बनाइए कि आप कहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उस जगह जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा रहता है, उस मौसम में रहने में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, और इसके अतिरिक्त और बहुत से प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहे हों वो आपको, जैसे आप पूछ सकते हैं कि आपको अपने घर से बाहर रहना पड़ता है तो आपको कैसा लगता है। इस तरह के बहुत से प्रश्न आप बना सकते हैं, और कोई भी जो आपके आसपास के सैनिक हैं उनसे आप मिलिए और उनसे पूछिए कि उनका इंटरव्यू लीजिए, और जो भी वो बताते हैं उसको आप अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए और अपने शिक्षक से उसको दिखाइए। इन सारे कार्यों में बच्चों आप दीक्षा ऐप की मदद ले सकते हैं। ये सब ऐप जो हैं ये आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। इनका प्रयोग ज़रूर कीजिए। दीक्षा ऐप जिसमें से मुख्य है, और आपके टीवी पर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको देखिए। अपने गृह कार्यों को करने के लिए आप दीक्षा ऐप की मदद अच्छे से ले सकते हैं, या अपने शिक्षक की मदद फ़ोन पर, या विद्यालय में अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को भेजकर उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने गृह कार्य के विषय में। लेकिन बच्चों जब तक हम लोग कोरोना से गुज़र रहे हैं, ये महामारी हमारे साथ है समाज में, तब तक आपको घर से बाहर बहुत कम निकलना है। तो जब तक हम सुरक्षित नहीं हो जाते हैं पूरी तरह से इस महामारी से, तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। विभिन्न ऐप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और अपने शिक्षकों से संपर्क बनाए रखकर आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगली कक्षा में मैं इस पाठ के अगले भाग के साथ आपको फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों। घर पर रहें, सुरक्षित रहिए और अपना कार्य, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अपने शिक्षकों की मदद से, अपने घर वालों की मदद से अपना कार्य करते रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद बच्चों।